नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, सहायक संधि। जी हां, भारत के अंदर सहायक संधि की शुरुआत किसने किया है, इसका जनक कौन है, इसका विकास किसके समय हुआ है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य या पेरिस के जो शासक थे वो कौन थे, आदि से संबंधित बनने वाले उन सारे प्रश्नों के संग्रह को लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्यारे मित्रों, 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, उसके लिए खेद है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ही चित्रकूट की यात्रा पर रहा है और आज के बाद आपको फिर से नियमित जो है प्रतिदिन आपको 3 बजे जो है वीडियो हमारे प्रसारित होंगे और आप लोग देखिएगा। और देखने के बाद यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्यारे साथियों अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। चलिए हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं एक ऐसे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो तो छोटा होगा लेकिन उसकी जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि भारत के अंदर ये पूछा जाता है कि सहायक संधि का जनक कौन है, इसका विकास किसके समय हुआ है और ये कौन सा सबसे पहला राज्य कौन है जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि भारत के अंदर सहायक संधि, जी हाँ, यदि सहायक संधि की बात करें प्यारे मित्रों तो याद रखना सर्वप्रथम डुप्ले ने लागू किया था। किसने लागू किया था? सर्वप्रथम, याद रखना, डुप्ले सर्वप्रथम लागू किया था। डुप्ले कौन था प्यारे मित्रों? आप लोग जैसा कि जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो हम आप लोगों को जो है जो भी बातें बताते हैं उसको पूरी तरह से स्पष्ट करके तब आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। डुप्ले, याद रखना, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर था। और प्यारे मित्रों याद रखना, भारत के अंदर सहायक संधि का जो जनक है तो याद रखना उसको विलेजली को ही कहा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत की यदि बात करें तो याद रखना डुप्ले ने किया है। किसने किया है? डुप्ले। और डुप्ले कौन था? तो याद रखना प्यारे मित्रों, डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था। इसने भारत के अंदर जो है सहायक संधि की शुरुआत किया है। सहायक संधि का विकास किसके समय हुआ है, यहां से प्रश्न ये बनता है। तो याद रखना सहायक संधि का विकास की बात करें तो याद रखना सहायक संधि का विकास वेलेजली के समय, किसके समय? वेलेजली के समय हुआ है। और ये पूछता है वेलेजली का कार्यकाल भारत के अंदर कब से कब तक रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो सहायक संधि का विकास हुआ है अधिक समय तो याद रखना वो अंग्रेजों के ही शासनकाल में हुआ है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंदर जब सहायक संधि अधिक विकास पर थी तो उस समय भारत के अंदर याद रखना वेलेजली को ही माना जाता है, क्योंकि यही भारत के अंदर अधिक मात्रा में इसको शुरुआत किया है सहायक संधि की। और सर्वप्रथम किसने? तो याद रखना डुप्ले को याद कीजिएगा प्यारे मित्रों। और इसकी याद रखना विकास की अगर यहाँ पर बात आती है तो विकास याद रखना वेलेजली। अब वेलेजली का कार्यकाल देख लेते हैं। जी हाँ, वेलेजली का कार्यकाल, वेलेजली का कार्यकाल कितना से कितना तक था, तो आप लोग वेलेजली के बारे में जानेंगे कि इसका कार्यकाल 1798 ईस्वी से लेकर, जी हाँ, 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा है। कब तक रहा है प्यारे मित्रों? 1805 ईस्वी तक वेलेजली का कार्यकाल रहा है। और याद रखना सहायक संधि की विशेषता क्या है, मेरा सहायक संधि का जनक, इसकी विशेषता, इसका विकास, यानी कि सहायक संधि से यदि किसी भी प्रकार से प्रश्न उठे तो उसकी खोपड़ी को आप आग लगा दो। इसलिए मेरा किसी भी टॉपिक्स को पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उस सारी टॉपिक्स को बाल का खाल निकाल दो, ताकि वहां से किसी भी तरह से प्रश्न बनता है तो आप उसको एक एक करके उसको डिगा दो। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप लोग जैसा कि जान गए हैं कि वेलेजली का कार्यकाल कितना था, जी कितना था, 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा है। और सहायक संधि का विकास किसके समय? वेलेजली के समय। और सर्वप्रथम किसके समय? तो याद रखना डुप्ले ने इसको चलाया था। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था।
इन सारे पॉइंट को आप कॉपी और पेन में नोट करते हुए आगे चलेंगे प्यारे मित्रों। तो और अब देखेंगे इसकी सहायक संधि की जो विशेषता है, क्या है विशेषता, क्या थी सहायक संधि और कैसे ये लागू हुई है, उसके बारे में एक एक पॉइंट आप जानिए। चलिए जानते हैं सहायक संधि की विशेषता। सहायक संधि की विशेषता पढ़ेंगे। सहायक संधि की विशेषता क्या है, क्यों ये लागू किया था अंग्रेजों ने, इन सारे पॉइंट को याद रखना। याद रखना भारत के अंदर भारतीय राजाओं को याद रखना। पहले पॉइंट पर लिखेंगे, इसकी विशेषता में लिखेंगे भारत के राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। किसके अधीन होंगे, कंपनी के अधीन होंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे मित्रों क्या है, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा कि भारत के राजाओं के जो विदेशी संबंध होंगे वो किसके अधीन होंगे, कंपनी के अधीन होंगे। इसका मतलब ये है प्यारे मित्रों कि जैसे ही जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था उसको क्या करना पड़ता था कि यदि कोई भी भारत का जो राजा था जिसने स्वीकार कर लिया है, अगर उसे विदेश से किसी प्रकार के संबंध स्थापित करना है या कोई भी विदेशी यदि उनके दरबार में जाता है तो याद रखना उस राजा को कंपनी से आज्ञा लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था, अंग्रेजी कंपनी से उसको आज्ञा लेना पड़ता था। ये सहायक संधि की पहली विशेषता है। अब इसके आगे आप देखेंगे इसकी दूसरी तीसरी ऐसी क्या विशेषता है, वो जो राजाओं के साथ ये लागू किया गया था, तो उस पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट तो आप जान गए कि भारत के राजाओं के विदेशी जो संबंध थे वो कंपनी के अधीन थे। अब दूसरी क्या विशेषता है, तो याद रखना बड़े राज्यों को, दूसरे नंबर पे देखेंगे इसकी क्या विशेषता है, बड़े राज्यों को अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा। बड़े राज्यों को अंग्रेजी सेना रखना होगा, इसकी ये विशेषता थी। और जिसकी कमान, बड़े राज्यों को अंग्रेजी सेना रखना होगा और जिसकी कमान किसके पास होगी, जिसकी कमान ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी। किसके, ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी। और याद रखना सेना का सारा खर्च किसको देना होगा, राज्य को देना होगा। किसको देना होगा, राज्य को देना होगा। आप लोग पहले एक बार इसको कॉपी पर लिखिए, तत्पश्चात मैं आप लोगों को इसका पॉइंट का मतलब बताऊंगा, एक एक पॉइंट सहायक संधि के बारे में। और प्यारे मित्रों दूसरे पॉइंट पर आप लोगों ने क्या देखा कि बड़े राज्यों को अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा। वो अपने मर्जी से एक सेना भी नहीं रख सकता था, उनके लिए क्या करना पड़ता था, तो प्यारे मित्रों ब्रिटिश सरकार उनके यहाँ अपनी फौज खड़ी करती थी और उन सब फौज का जितना भी खर्च आता था उसी राज्य से वहन किया जाता था जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा प्यारे मित्रों। और इस ब्रिटिश सरकार की जो अंग्रेजी सेना थी इसकी कमान राजा के पास नहीं होती थी, वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार और कंपनी के अधीन कर्मचारियों के हाथ में होती थी। वो जो चाहते थे वो राजा करते थे। प्यारे मित्रों सहायक संधि का मतलब यही हुआ कि जो अंग्रेजी सेना वहां पर रखी जाएगी। जैसे अगर मैं आज आपको बात कर दूं, जैसे आपके गांव में पुलिस चौकी ना हो जाए तो याद रखना पुलिस चौकी रखते थे ब्रिटिश सरकार और उसी के अधीन राजा कार्य करते थे। किसी भी प्रकार की आपदाएं होती थी तो डायरेक्ट वहीं पर जाते थे और वो जो सेना रखी जाती थी ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और ब्रिटिश सरकार के इशारे पर कार्य करती थी। राजा केवल नाम मात्र का होता था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने खुद अपने हाथों ले लिया था। अब तीसरी विशेषता क्या है जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी विशेषता को जो है हम एक एक करके जो है आपको दर्शाने का पूरा प्रयास करेंगे। राज्यों को अपनी राजधानी में, तीसरे पॉइंट पर लिखिएगा, राज्यों को अपनी राजधानी में
अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ता था, रेजिडेंट रखना पड़ता था। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, जो भी अगर राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, उन राज्यों को क्या करना पड़ता था, उनकी जो राजधानी होती थी, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो इसका मतलब उस समय जो राज्य थे, उन राज्यों की जहां राजधानी होती थी वहां पर अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना अनिवार्य कर दिया था। ये सहायक संधि की विशेषता बता रहे हैं प्यारे मित्रों। आप लोगों को लोग क्या करते हैं, बस सहायक संधि का जनक कौन है, वेलेजली है, 1798 से लेकर 1805 तक उसका कार्यकाल रहा है। लेकिन मैं आप उन सारे प्रश्नों का निचोड़ बताना चाहता हूं जहां से एग्जाम में वर्तमान स्थिति में प्रश्न बनते हैं कि ऐसी स्थिति को लागू करने वाला भारत के अंदर उसकी क्या विशेषता है, कौन था उसका जनक, ये सब पूछता है। अब ऊपर से प्रश्न नहीं आते हैं प्यारे मित्रों, आप लोग एग्जाम में बैठ रहे होंगे, शायद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब चलेंगे लास्ट, उसकी क्या विशेषता थी, उस विशेषता के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी विशेषता थी प्यारे मित्रों। और देखिएगा पसीना बहुत तेजी से चल रहा है। कंपनी राज्यों को सुरक्षा करेगी, क्या करेगी, चौथी क्या विशेषता है, कंपनी राज्यों को अपनी सुरक्षा प्रदान करेगी, अपनी सुरक्षा प्रदान करेगी, इसकी ये विशेषता है। तो आप लोगों ने 3-4 कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनके बारे में पढ़ा है। और अब आप लोगों को क्या पढ़ना है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक या राज्य कौन थे, उनके बारे में आप जो है जानने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में यहां से कई बार प्रश्न बन चुके हैं और फिर 100% बनने की सारी प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप देखिएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले सर्वप्रथम किसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो याद रखना हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे, हैदराबाद के निजाम सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था। और कब स्वीकार किया था, तो याद रखना 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम हैदराबाद के निजामों ने भारत के अंदर सहायक संधि को स्वीकार किया था। और दूसरी बार बात करें तो मैसूर, दूसरी बार यदि बात करें तो याद रखना दूसरा राज्य कौन था, मैसूर, जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। और कब स्वीकार किया था, वो तो 1798 इसमें एक और जोड़िए 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। याद रखना 1799 ईस्वी में 2 राज्य थे, एक कौन था, तीसरे नंबर पे देखिए तंजौर था। क्या था, तंजौर। ये भी कब किया था, 1799 ईस्वी में जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था प्यारे मित्रों। मैसूर और तंजौर, ये दक्षिण भारत में, मैसूर तो आप जानते हैं कर्नाटक में, तंजौर तमिलनाडु में तरफ है, याद रखना। इन दोनों पॉइंट को आप रखिए, दक्षिण भारत में है और हैदराबाद भी उधरी है, तो आप जानते हैं। इन सारे को आप 98 याद करिएगा और इन दोनों आएगा तो तंजौर और मैसूर, तो आप 1799। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर चलेंगे, अवध। जी हाँ, अवध के बारे में बात करेंगे कि अवध ने कब सहायक संधि को स्वीकार किया था। अवध की बात करेंगे तो अवध का नाम आएगा, तो कहीं कहीं अवध में आप लोग देखिएगा, कहीं पर 1801 ईस्वी लिखा है, कहीं पर 1802 ईस्वी लिखा है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में एक ही को रखेगा, या तो 1801 रखेगा या 1802 रखेगा, इसमें दोनों को नहीं रखेगा। मैंने आपको चाहता तो एक ही पॉइंट बताता, लेकिन कभी एग्जाम में अगर उठा के 1801 के बजाय 1802 रख दिया तो आपको माइंड में कंफ्यूजिंग हो जाएगा, यार वो तो सर एक ही बताए थे, 2 कैसे आ गया। तो आप लोग इन सब पॉइंट पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए हम सारी किताबों का देख रहे हैं, किसी में 1 बता रहा है, किसी में 2 बता रहा है, और देगा एग्जाम में एक ही पॉइंट को देगा। अब इसके बाद देखेंगे, आप लोगों ने अवध देखा, अब देखेंगे पेशवा। जी हाँ, अब देखेंगे पेशवा सहायक संधि को कब स्वीकार किया था, तो 1801 ईस्वी। इसके बाद देखेंगे भोसले। क्या देखेंगे, भोसले ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया था। ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य और शासक हैं, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा।
अवध राज था जो कब किया था 1801 में, पेशवा लोग कब किए थे 1800, भोसले कब किए थे तो याद रखना 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में भोसले ने जो है याद रखना सहायक संधि को स्वीकार किया था। और लास्ट पॉइंट देखेंगे सिंधिया, किनको देखेंगे, सिंधिया के बारे में देखेंगे कि सिंधिया कब याद रखना तो 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में सिंधिया जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि का मतलब यह है कि सहायता देना। सहायक संधि का मतलब क्या है, सहायता देना। इसका मतलब ब्रिटिश सरकार आपको सहायता देगी और उसके एवज में आपसे पैसे लेंगी। इसका मतलब कोई भी राज्य जो स्वीकार कर लेता था वहां पर अंग्रेज अपनी फौज को लगा देती थी और उसी राज्य से वो जो है पैसा देने का कार्य करता था और ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते थे। हमारा देश धीरे धीरे गुलामी की ओर जा रहा था उस समय। और याद रखना प्यारे मित्रों, एक दिन आप तो सब जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे व्यापार करने के उद्देश्य से भारत के अंदर आए और धीरे धीरे भारत की राजनीति पर पर्दा फेर दिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया। बंगाल में प्लासी का युद्ध जैसे ही होता 1757 ईस्वी में, और 1765 ईस्वी में जैसे ही इलाहाबाद की संधि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जानते हैं। बक्सर युद्ध के बाद ये संधियां होती है 12 अगस्त और 16 अगस्त, दो ऐसी महत्वपूर्ण संधियां, और प्लासी का युद्ध, कई ऐसी संधियां होती है। लेकिन इन संधियों का ज्यादा नाम आता है क्योंकि इसके तहत जो है अंग्रेजों को काफी दीवानी क्षेत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वो भू राजस्व वसूलते हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी होती है, पैसा ज्यादा आता है। तब वो क्या करते हैं, धीरे 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 यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा करके और भारत के ऊपर जो है कब्जा करने का कार्य किया है। आई होप कि प्यारे मित्रों आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे और सहायक संधि से उठने वाले उन सारे पॉइंट को आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसका पूरा डिटेल आपको बता दिया है। अब मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सहायक संधि से उठने वाले उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आप आग लगा दोगे। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।